दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सिस्टम के हिसाब से चलते हैं और दूसरे जो सिस्टम को चलाते हैं, और एलॉन मस्क वो दूसरी कैटेगरी में आते हैं। एलॉन मस्क की जर्नी लेट 1990s में स्टार्ट हुई और ये एरा 1990 से 2000 तक ये साल अमेरिकन हिस्ट्री का आइकॉनिक एरा बन गया। ये टाइम था .com बूम का। .com बबल अमेरिका का सबसे यूफोरिक टाइम था, जिसे लोग गोल्ड रश भी बोलते थे। एक ऐसा वेबसाइट जहां पर आप काफी कुछ कर सकते थे। इस वेबसाइट पे आप बुक्स बेच सकते थे, प्रोडक्ट सेल कर सकते थे, शादी के इनविटेशंस भेज सकते थे या फिर कोई गेम खेल सकते थे। It's very easy to predict that there are going to be lots of successful companies born of the internet. एलॉन मस्क ने .com बूम को ग्रो होते देखा, तब उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ दिया। उसके बाद Zip2 नाम की एक ऑनलाइन सिटी गाइड स्टार्टअप शुरू किया। I had no money whatsoever. I was working, doing research in Silicon Valley on a completely different subject and trying to start this company at the same time. And when it came time to decide, do I want to do graduate studies or do I want to start this company? Zip2 एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो बिजनेस को ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने में हेल्प करता था। ये एक तरह का लोकल बिजनेस डायरेक्टरी जैसा था जो न्यूज़पेपर के साथ मिलकर काम करता था। बाद में कॉम्पैक्ट ने Zip2 को $37 मिलियन में खरीद लिया और इस डील से एलॉन मस्क के हाथ $22 मिलियन आए। फिर एलॉन ने एक ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म X.com बनाया जो आगे जाके eBay को $1.5 बिलियन में बेच दिया। What we're going to do is transform the traditional banking industry. I do not fit the picture of a banker. X.com, this is Julie. Raising $50 million is a matter of making a series of phone calls, and the money is there. I've sunk the great majority of my net worth into X.com, which is the new banking and mutual funds company on the internet that I've started. Big X. Exactly. X.com. I think X.com could absolutely be a multi-billion-dollar bonanza. Because if you look at the industry that X is pursuing, it's the biggest sector of the world economy. सबसे क्रेजी बात ये थी कि एलॉन मस्क ने अपने पूरे $180 मिलियन को 3 डेयरिंग आइडियाज में इन्वेस्ट कर दिया। $100 मिलियन एक स्पेस स्टार्टअप स्पेस एक्स में लगा दिए, $70 मिलियन एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला में लगा दिए और $10 मिलियन एक सोलर एनर्जी स्टार्टअप सोलर सिटी में इन्वेस्ट कर दिए। हर एक इंडस्ट्री में बड़े बड़े टाइटन्स थे जो एलॉन मस्क को कुछ भी समझने से पहले ही क्रश कर सकते थे। स्पेस इंडस्ट्री में एलॉन मस्क का कोई भी बैकग्राउंड नहीं था, ना एरोस्पेस में कोई भी डिग्री, पर सामने बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसे जायंट्स थे जो स्पेस एक्स जैसे स्टार्टअप्स को खत्म करने के लिए तैयार बैठे हुए थे। बोइंग का रेवेन्यू $6.9 बिलियन और लॉकहीड मार्टिन का रेवेन्यू $42.7 बिलियन था, जबकि स्पेसएक्स एक छोटा सा स्टार्टअप था जो फंडिंग के लिए स्ट्रगल कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ एलॉन मस्क का ऑटो इंडस्ट्री में भी कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उनके सामने था फोर्ड जो कि $26 बिलियन का कंपनी था और टोयोटा जो $100 बिलियन मार्केट का कैप क्रॉस कर चुका था। ये कंपनी 100 साल से ऑटो इंडस्ट्री डोमिनेट कर रही थी, पर एलॉन मस्क ने कहा कि वो एक ऐसी कार बनाएंगे जो फोर्ड, जनरल मोटर्स और टोयोटा से बेटर होगी। जब नासा के लिए मार्स पे लैंड करना भी मुश्किल था, तब एलॉन मस्क ने सिर्फ लैंड करने की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने मार्स पे कॉलोनीज बनाने की बात की। लोगों को ये सब रिडिकुलस लगता था कि एलॉन मस्क पागल हो गया है। एक्सपर्ट जो इंजीनियरिंग में सालों से काम कर रहे थे, उन्होंने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि एलॉन मस्क ने बिना एक्सपीरियंस, बिना ज्यादा पैसे और इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स के होते हुए कैसे अपना रॉकेट लॉन्च किया? स्पेसएक्स कैसे दुनिया का सबसे वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनी बन गया? एलॉन मस्क ने अपने रॉकेट खुद बनाने का डिसाइड किया और उन्होंने एक जीनियस फ्रेमवर्क निकाला जिसने इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गजों को भी शॉक कर दिया। जब रशियंस ने एलॉन मस्क को एक रॉकेट $18 मिलियन में बेचने को कहा, तब स्पेसएक्स ने अपना रॉकेट सिर्फ $6.7 मिलियन में लॉन्च कर दिया। ये कॉस्ट इतनी कम थी कि नासा और बोइंग जैसे जायंट्स भी शॉक्ड रह गए। ये फ्रेमवर्क काफी फेमस है जिसे इडियट इंडेक्स कहा जाता है। जब एलॉन मस्क ने रॉकेट का एक्चुअल कॉस्ट समझा तो उन्होंने देखा कि रॉकेट्स मेनली एल्यूमिनियम एलॉयज, टाइटेनियम, कॉपर और कार्बन फाइबर से बने होते हैं। उन्होंने कैलकुलेट किया अगर ये मटेरियल्स डायरेक्टली सोर्स किए जाएं तो एक रॉकेट का रॉ मटेरियल कॉस्ट फाइनल प्राइस का सिर्फ 2% होता है। फॉर एग्जांपल, एक रॉकेट जो $60 मिलियन में बेच रहे थे, उसका रॉ मटेरियल कॉस्ट सिर्फ $2 से $3 मिलियन था।
ये देखकर एलॉन मस्क ने अपनी टीम से पूछा, जब हम सिर्फ $2 मिलियन में बना सकते हैं तो $60 मिलियन क्यों दे रहे हैं। इसलिए एलॉन मस्क ने एक चार्ट बनाया जिसमें एक साइड पे रॉ मटेरियल कॉस्ट और दूसरी तरफ पे परचेज कॉस्ट थी। उन्होंने कहा कि जब भी परचेज कॉस्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट से 10 से 20 गुना ज्यादा हो तब हमें कॉस्ट कटिंग करनी चाहिए। एग्जांपल के लिए टर्बो पंप जो फ्यूल सप्लाई करता है उसका रॉ मटेरियल कॉस्ट सिर्फ $10,000 था, पर सप्लायर उसके लिए $2 लाख चार्ज कर रहे थे, जो कि 20 गुना मार्कअप था। एलॉन मस्क ने कहा कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है और उन्होंने अपनी टीम से पूरा कॉस्ट स्ट्रक्चर रीथिंक करने को कहा। इस प्रोसेस में उनको पता चला कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग का सिस्टम पूरा इनएफिशिएंट है और सप्लायर्स नासा और बोइंग को 100 गुना ज्यादा मार्कअप पे चार्ज कर रहे थे। नासा के कॉन्ट्रैक्ट्स इतने बेकार थे कि एक सिंपल लैच जो सिर्फ एक डोर बंद करने का काम कर रहा था उसका कॉस्ट $1,500 था। एलॉन मस्क का दिमाग घूम गया। उन्होंने सीधा सवाल किया, $1,500 सिर्फ एक लैच के लिए? जब एक $30 का बाथरूम लैच भी वही काम कर सकता है फिर क्या था। एलॉन मस्क ने सीधा हार्डवेयर स्टोर पे गए और एक $30 का बाथरूम लैच उठाया और टेबल पर पटक दिया और बोला ये लैच भी मार्स, मून और मेरे बाथरूम के डोर्स बंद कर सकता है। इस अप्रोच के साथ एलॉन मस्क ने एक एक कंपोनेंट का कॉस्ट ऑप्टिमाइज किया जिसकी वजह से स्पेसएक्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ड्रामेटिकली कम हो गई। दूसरा एग्जांपल, एरोस्पेस ग्रेड कार्बन फाइबर का कॉस्ट $200 पर केजी था, जबकि एलॉन मस्क ने सिर्फ $3 से $4 पर केजी स्टेनलेस स्टील यूज करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स बचा लिए। और रिजल्ट, जो काम नासा और बोइंग $100 ऑफ मिलियन में करते थे वो स्पेसएक्स ने सिर्फ एक फ्रैक्शन में कर दिखाया। फिर Why not? I don't ever give up. रियूजेबिलिटी की बात, जब बोइंग और लॉकहीड अपने रॉकेट स्पेस में भेजते थे और वापस ओशन में क्रैश कर देते थे तब स्पेसएक्स ने रियूजेबल रॉकेट्स का कंसेप्ट निकाला। फैल्कॉन 9 सिर्फ लॉन्च नहीं होता था बल्कि वापस लैंड भी करता था, जिससे कॉस्ट और भी कम हो जाता था। जब नासा का एक स्पेस शटल लॉन्च करने का कॉस्ट $1.5 बिलियन था तब स्पेसएक्स ने फैल्कॉन सिर्फ $62 मिलियन में लॉन्च करके 20 गुना कॉस्ट कम कर। इसी वजह से नासा ने स्पेसएक्स को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट दिया। 2023 में दुनिया 20 से 30 रॉकेट लॉन्च कर रही थी, वहीं स्पेसएक्स ने 100 रॉकेट्स लॉन्च कर दिए। आज के टाइम में स्पेसएक्स का 60% शेयर ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च मार्केट में है। आज नासा का स्पेस शटल 1 केजी पेलोड ऑर्बिट में भेजने के लिए $54,500 लेती है, जबकि स्पेसएक्स सिर्फ $2,720 में लॉन्च करता है। इसी कॉस्ट कटिंग और इनोवेशन की वजह से स्पेसएक्स दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी बन गई। जब नासा फेल हो गया तो एलॉन मस्क ने कदम बढ़ाया और सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस घर लाने के लिए स्पेसएक्स के क्रू और फैल्कॉन 9 रॉकेट के थ्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया। और आज देखो दोनों एस्ट्रोनॉट्स सक्सेसफुली अर्थ पर रिटर्न आ चुके हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जय हिंद।